गुड डे एवरीवन। ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं जो लेकर आया हूँ वीडियो उन बच्चों के लिए लाया हूँ, उन कैंडिडेट्स के लिए लाया हूँ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस तैयारी का बेसिस क्या हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उससे आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में पेपर कैसा आ रहा है। क्योंकि जो भी ट्रेंड देखने को मिला है, जो सीटेट का दिसंबर 2023 और जनवरी 2023 में जो सीटेट होना है, उसका जो पैटर्न देखने को मिला है वो कमोबेश पिछले साल की तरह ही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको सीडीपी लेके चलता हूँ। ना सिर्फ सीडीपी आपको, बल्कि हिंदी हो, इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान हो और साइंस हो, पेपर 1 हो या पेपर 2, सभी को मैं बहुत कम समय में क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कंसेप्ट को समझाते हुए चलूँगा, जिससे जो लोग बहुत कम समय में किसी भी तरह बस पास हो जाना चाहते हैं। सीटेट है क्या? एक तो एलिजिबिलिटी एग्जाम है, आपको पास होने से मतलब है। अब 90 या 82 के ऊपर लाइए, 100 150। अब ऐसा सीटेट अगर बेसिस हुआ कहीं पर सिलेक्शन का तो अलग बात है, लेकिन जनरली एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको एलिजिबल हो जाना है बस। उसके लिए कम समय में सबसे अच्छा टेक्निक क्या हो सकता है कि आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को हल कर लें और एक कंसेप्ट समझ लें। ना सिर्फ मैं आपको प्रश्न पत्र हल करवाऊंगा, बल्कि जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या एलाबोरेट करने की ज़रूरत है, उसको हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो पहले हम सीडीपी को लेकर के चलते हैं। देखिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है। ये पिछले साल दिसंबर 2021 का है, और दिसंबर 2023 और जनवरी 2023 का तो अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है। पहला है चाइल्डहुड इज, ऑप्शन है सोशल कंस्ट्रक्ट, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, स्टेज कैरेक्टराइजिंग द पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल द चाइल्ड बिगिंस गोइंग टू स्कूल, अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन विच ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस। यानी बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पहला है यह एक सामाजिक संरचना है, विवेचना करते हुए चलते हैं हम। दूसरा है यह एक शारीरिक संरचना है। तो क्या बाल्यावस्था केवल शारीरिक संरचना है? क्या किसी के शरीर को देखकर आप बोल दीजिएगा कि यह बाल्यावस्था है या फिर शैशवावस्था है कि उत्तर बाल्यावस्था है? जरूरी नहीं है। ये केवल शारीरिक संरचना नहीं है, ठीक है। सिर्फ शारीरिक संरचना के तौर पे बाल्यावस्था को आप नहीं देख सकते हैं, सबका शरीर एक जैसा भी नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है। ये भी गलत है, क्योंकि जन्म के बाद तो शैशवावस्था आती है ना, और शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, और बाल्यावस्था को भी बांट सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में। और विद्यालय जाना शुरू करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ज़रूरी थोड़ी है कि विद्यालय जन्म हुआ उसके बाद विद्यालय जाना शुरू किया बस वही बचपन है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। विद्यालय जाता है, 1 में, 2 में, 3 में पढ़ रहा है, नर्सरी में पढ़ रहा है, तभी भी बाल्यावस्था ही है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा, यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल गलत। मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, और जिस ऑप्शन में आपको सिर्फ ओनली लगे उसको तो आप काट ही दीजिए। तो इसका आंसर होगा कि बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? यह एक सामाजिक संरचना है। देखिए, मेरा हर कंसेप्ट के धागे को खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आपको नहीं आ जाएगा, लेकिन इस जैसा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जो कंसेप्ट छुपा हुआ है उस कंसेप्ट को लेते हुए क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ऑप्शन से भी तो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को ले रहा हूँ। यही क्वेश्चन आ जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस जैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे कंसेप्ट को लिए हुए आएगा। और जो लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको एक बार बता दूं, सीटेट पास होना कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके लिए बच्चा महत्वपूर्ण है। केंद्र में आप बच्चे को रखिएगा, उसकी साइकोलॉजी को रखिएगा। किस तरह से हम जो भी करें वो बच्चे के लिए अच्छा होना चाहिए, इस कंसेप्ट को लेकर चलिए, आपका सीटेट निकल जाएगा। और खैर, जो अपना सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और साइंस, उसको तो खुद करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट व्यू। हिंदी में देखें, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य क्या हैं? बच्चों को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, बच्चों को एक दैहिक के सत्व के रूप में देखते हैं, बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। तो इसका भी आंसर चौथा होगा। इसमें कुछ खास डिस्कस करने के लिए नहीं है। यानी कि इसका क्या हुआ? बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। अगला है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रक्चर चाइल्ड इज व्यूड एज।
यानी रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ब्लैंक स्लेट के रूप में। देखिए, पहला माना जाता था कि बच्चे एक कोरा कागज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा जब जिस परिवेश से आता है तो उससे संबंधित इनपुट को भी वो लेकर आता है। तो कोरा कागज तो आप या ब्लैंक स्लेट तो रचनावादी संरचना में नहीं समझ सकते। मैंने पहले ही बोला कि पहले माना जाता था, लेकिन रचनावादी संरचना में ऐसा नहीं माना जाता है। एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक। तीसरा है एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राही है। नेगेटिव चीज़ों को तो हटा दीजिए, तो पहला नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। बच्चों को निष्क्रिय कहा जा रहा है। आपको तो बच्चों को यहाँ समझ लीजिए कि जो है सो बच्चा है, बच्चे में आपको भगवान को देखना है अगर सीटेट निकालना है तो। तीसरा भी ऑप्शन गलत है। एक जैविक प्राणी जो उस श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है, ये भी गलत है, क्योंकि आप कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को पढ़िएगा तो उसमें 3 स्टेजेस दिए होते हैं। तो उसमें आपको पहले स्टेज में तो यही एक होता है ना, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो जैसे जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू में तो बच्चों को शून्य नैतिकता के स्तर पर रखा गया था, है कि नहीं? तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। जिन पियाजे ने तो कहा भी है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज इसमें तो हो ही नहीं सकता, वो तो शैशव अवस्था में है, वो तो कुछ क्या ही सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। फिर है आपका प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल। देखिए, तार्किक चिंतन वो अमूर्त चीज़ों के बारे में वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है, यानी 11 साल के बाद करता है। तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से कब सोचता है? तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 वर्ष और उससे अधिक। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपको बातों को सुनना है, समय क्यों बर्बाद करना। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आएगा वीडियो को कम करके देखिएगा, और जो वीडियो को इंटू 2 करके सुन रहे होंगे उनको शायद प्रॉब्लम हो सकता है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता watches a YouTube video to understand the process of baking a cake and then bakes a cake following exact steps. Which kind of learning is taking place in this case? देखिए, पूरा क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। आपको मलाई खाने से मतलब रखना चाहिए, वीडियो कैसी है ये नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं सिर्फ कंसेप्ट लेकर चल रहा हूँ कि भाई आप एलिजिबल हो जाए सीटेट के लिए। तो इसका कहने का मतलब है कि अनीता एक यूट्यूब वीडियो देख रही है, ठीक है, कि केक कैसे बनता है, और उसी का स्टेप को फॉलो करते हुए वो केक बना दे रही है। तो इसमें किस तरह का लर्निंग इन्वॉल्व है? क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इंसाइटफुल लर्निंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। हिंदी में देखिए, शास्त्रीय अनुकूलन है, अवलोकन अधिगम है, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन है। तो इसका आंसर होगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? ध्यान से सुनिएगा, थे तो दोनों मनके लकड़ी के ही, लेकिन बच्चे से क्या पूछा जा रहा है कि आपके पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? ठीक है, बालक कहता है भूरे रंग के अधिक मनके अधिक, भूरे रंग के मनके अधिक है। आपको तो पता है कि अगर वो सोचता, लॉजिकली सोचता, तब तो ये बोलता ना कि भाई भूरे रंग के मन के हो या फिर सफ़ेद रंग के मन के हो, है तो दोनों लकड़ी के। तो उसको तो बोलना चाहिए था कि लकड़ी के मन के अधिक है, लेकिन उसने लॉजिकली उसको नहीं सोचा और बोल दिया कि भूरे रंग के मन के अधिक है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? संवेदी गामक, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो तो मतलब कि शैशव अवस्था में क्या सोचेगा क्या बोलेगा, वो तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ दिखाता है केवल। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक है, फिर मूर्त संक्रियात्मक है, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक है। तो पहला ऑप्शन कट गया साफ तौर पे, चौथा ऑप्शन भी कट गया, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक। मैं ऐसे काट क्यों रहा हूँ कि मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आया और सीटेट में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो 50-50 का भी चांस लेके चल सकते हैं ना आप, इसलिए काटना भी सीखिए। फिर है पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से पूर्व संक्रियात्मक होना चाहिए, क्योंकि देखिए मूर्त संक्रियात्मक में तो उसमें संरक्षण का कंसेप्ट आ जाता है ना, उसमें क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आ जाता है।
लेकिन इसमें तो क्लासिफिकेशन कर नहीं पा रहा है वो। ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक होगा, यानी कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा जिसमें पलटावी गुण का उसमें विकास नहीं हुआ है। ठीक है, और केंद्रीकरण की भी कमी आ रही है, तो इसका आंसर पूर्व संक्रियात्मक होगा। उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आप टीचर बनने वाले हैं, भाषा पे पकड़ तो होनी ही चाहिए, और इंग्लिश तो एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। भले आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो इंग्लिश सभी को आनी चाहिए कि समझ सके, तो दोनों को आसान हो जाए, चाहे वो बच्चे हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो। पेपर 1 इंग्लिश हिंदी रखें, हिंदी इंग्लिश रखें, इंग्लिश संस्कृत रखें, कुछ भी रखें। ठीक है, तो दोनों को ईजी हो। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार टीचर का प्राइमरी रोल क्या होना चाहिए। देखिए, जहाँ भी लेव वाइगोत्स्की आए वहाँ आप सामाजिक संरचना यानी समाज से मिलता जुलता देखिएगा आप। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की को समाज से ही जोड़ के रखिए, उसी को पकड़ के रखिए अगर देना चाहते हैं तो। मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, मैं सीटेड ऑलरेडी पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाइड हूँ, इसलिए आपको करवा भी रहा हूँ। ऑप्शन है टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट एंड फोकस ऑन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन। दूसरा है टू स्कैफोल्ड चिल्ड्रन थिंकिंग, टू प्रमोट चिल्ड्रन टू लर्न यूजिंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट, टू एनहांस मेमोराइजेशन स्किल ऑफ चिल्ड्रन। तो जहां मेमोरी और रटनता है तो एनसीएफ 2005 के नियमों के भी खिलाफ है, तो चौथा ऑप्शन तो काट दीजिए। इसको हिंदी में देख लीजिए, विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना, ये गलत है। जहां एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट की बात चल रही है, उस ऑप्शन को सीधा काट दीजिए। बच्चे के चिंतन को आलंबन या पाड़ प्रदान करना, देखिए पाड़ मतलब स्केफोल्डिंग है, और स्केफोल्डिंग और जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये सब वाइगोत्स्की ने दिया था, तो इसका आंसर होगा बच्चों के चिंतन को आलंबन या पाड़ प्रदान करना। पहला तो नेगेटिव है, सूचनाएं हस्तांतरण करना, क्या टीचर का काम केवल सूचना हस्तांतरण करना हो तो कंप्यूटर भी दे देगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरा है इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना। तो आप में से कुछ सोच भी सकते हैं कि क्या इनाम या सजा का प्रयोग करके अधिगम नहीं कर सकते हैं। देखिए, बार बार इनाम या बार बार सजा दे करके आप उसको भौतिकवादी स्वरूप में ले जा रहे हैं। ठीक है, वो तो ऐसे भी गलत होगा, लेकिन यहाँ पूछ कहा क्या रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो इसका सही आंसर है दूसरा, यानी बच्चों के चिंतन को आलंबन या पाड़ प्रदान करना। पाड़ का मतलब स्केफोल्डिंग है। बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना, ये गलत हुआ। और स्केफोल्डिंग क्या है वो आप पढ़ ही रहे होंगे। स्केफोल्डिंग क्या होता है कि टेम्पररी हेल्प टीचर द्वारा जो बच्चों को मिलता है ना, उसको स्केफोल्डिंग बोलते हैं। अब मैं तो चूंकि आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बतला रहा हूँ, अब एक एक थ्योरी को अगर एक्सप्लेन करूँगा तब तो फिर जो पूरा कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर को जल्दी जल्दी करवाना, वो कंसेप्ट ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। हालांकि जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर लेव वाइगोत्स्की द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, मतलब क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है। यानी है तो सभी, परिपक्वता, पुनर्वलन, सामाजिक अंतरक्रिया और संज्ञानात्मक द्वंद्व है तो सभी, लेकिन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मुख्य कारक कौन सा हुआ, तो सामाजिक अंतरक्रिया। मैंने आपको पहले ही बोला कि लेव वाइगोत्स्की है तो समाज को तो लेकर ही चलिए कि बच्चा समाज से अंतरक्रिया करके ही बहुत कुछ सीखता है। कई मामलों में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का विचार अलग अलग थे। ठीक है, उसके बाद है एक किशोर विचार करता है। देखिए, हिंज की कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अब हिंज की कहानी तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर बता देता हूँ। एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है। देखिए, जो एकदम ही बिल्कुल नए हैं उनको हिंज की कहानी नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। और जो इंटू 2 करके पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। देखिए कैसे फ़ायदा होता है। हिंज की कहानी यही है कि हिंज नामक एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी बहुत बीमार होती है, लेकिन उसको जो दवा चाहिए होती है वो दवा एक ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो वो बेचना नहीं चाहता है। ठीक है, अब हिंज के पास क्या है कि अपनी पत्नी को या तो मरने दे या तो दवा को चोरी करके ले आए। तो देखिए, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। अगर अपनी पत्नी को बचाना चाहेगा तो उसको दवा चोरी करनी पड़ेगी, यानी यहाँ नैतिकता, अब उसको निर्णय लेना पड़ गया कि नैतिकता डेल्यूजन आ गया कि क्या करे, भ्रम की स्थिति आ गई। और यदि दवा चोरी ना करते सामाजिक नियम और न्याय को मानता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो क्या सही है, पत्नी को बचा के चोरी कर लेना सही है कि पत्नी को मरने देना सही है और चोरी ना करना सही है। तो नैतिक दुविधा की आ गई ना।
तो इसी में पूछ रहा है कि किस मोरल डेवलपमेंट के स्टेज में होता। तो इसका होगा सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, किशोर सोच रहा है कि अगर वो सब कुछ नहीं करता पत्नी को बचाने के लिए, यानी वो जीवन के मूल्य को किसी दूसरे मूल्य से कम समझ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है। ठीक है, क्योंकि अगर पत्नी के जीवन के मूल्य को समझता तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आ सकता था या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में आ सकता था। ठीक है, ये कोहेलबर्ग के सिद्धांत में आप देखिएगा ना, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो आपका पोस्ट कन्वेंशनल में आ गया, और गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन आपको किस में आ गया, ये आपको कन्वेंशनल में आ गया, और सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसमें आपको सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन ही होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को देखने में लगता है ना कि वो हिंज के बारे में बोल रहा है कि किशोर के बारे में बोल रहा है। किशोर ये सोच रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, एक्सप्लेन मैंने कर दिया इसको। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए स्कूल बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल स्कूल हॉलीडेज कोइंसाइड विद ट्राइबल फेस्टिवल एंड द वीकली हॉलीडेज इन ट्यून विद द लोकल वीकली बाजार, दिस इलस्ट्रेट्स। मतलब प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह क्या दर्शाता है, मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा जगह है जो ट्राइबल एरिया में पड़ता है और स्कूल की छुट्टियां ट्राइबल छुट्टियों के साथ मिल जा रही हैं, है ना। मतलब समझ लीजिए कि नॉर्मल आप समझिए कि दिवाली है तब भी स्कूल में छुट्टी है, दशहरा है तब भी छुट्टी है, ईद है तब भी छुट्टी है, और जब बाजार लगता है तब भी स्कूल की छुट्टी है। तो ये क्या दिखलाता है, ठीक है, और प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो क्या बताता है ये, पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं, गलत, पिछड़ी तो नहीं है, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, यही उत्तर सही है। तीसरा देख लीजिए, घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असतता, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता, ये भी नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ है कि विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन। तो देखिए मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक बार में तो आपको सीडीपी में 30 क्वेश्चन नहीं आने हैं। अगर हम ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके भी आगे बढ़ते हैं तो चूंकि नॉर्मल कंसेप्ट तो एक ही के अराउंड रहेगा, क्योंकि सीटेट में आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होने का मतलब ये होता है कि टेस्ट की रिलायबिलिटी होनी चाहिए। आपने जब पढ़ा होगा टेस्ट तो उसमें पढ़ा होगा ना कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक को बहुत हार्ड हो गया, एक को बहुत आसान हो गया, तब तो इनको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी हर शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग एक जैसे होंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि पेडागॉजी में जो मेन कंसेप्ट लिए हुए क्वेश्चन होगा मैं धीरे धीरे आपको करवा दूंगा। बाकी हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, इसको भी डील करूंगा। सबसे बड़ी बात होगा कि आप जितने भी यूट्यूब में देखिएगा तो खासकर पेपर 2 के लिए कोई उतना ध्यान नहीं देता है, ना ही मैथ्स के लिए लीजिए, ना ही साइंस के लिए लीजिए, लेकिन मैं आपको वो सब कुछ करवाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको लाभ पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत।